टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का। 2-3 टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुके हैं, है ना, आपने देखे ही होंगे, और नहीं देखे तो नए बच्चे जो भी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। हिस्ट्री के टॉपिकों को 0 से पढ़ाए हैं आपके लिए। पाषाण काल उसमें पढ़ाया जा चुका है और ताम्र पाषाण काल के बारे में भी बता दिया है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो हड़प्पा सभ्यता का है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से और 0 से पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। और नोट्स बनाते चलेंगे आराम से, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से काम आएंगे। तो टॉपिक हेडिंग है हमारी हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए बात करते हैं इसके नाम कौन कौन से हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं कई बार। एक तो ये कॉमन नाम है ये आपका हड़प्पा सभ्यता इसे बोलते हैं, क्योंकि ये शहर खोजा गया था सबसे पहले, इस वजह से क्या बोलते हैं इसे, हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा देखो क्या क्या बोलते हैं, इसके नाम देख लीजिए पहले। इसे बोलते हैं नंबर 1 सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता, सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सैंधव सभ्यता है सिंधु घाटी के नाम से। और क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्या नाम कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है ये वाली सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। नाम आपको बताइए दे हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन, कांस्य युग की सभ्यता या युगीन सभ्यता, ये नाम लिखा रहता है, ये भी इसे कहा जाता है, ठीक। और ऊपर जो नाम है वो हमने आपको बता ही दिया। और क्या बोलते हैं इसी को, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इन नामों से ये सभ्यता जानी जाती है या एग्जाम में ये नाम पूछे जाते रहते हैं। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाता है, आप आराम से बताइए, है ना। सभी का एक ही मतलब है, जहाँ सभ्यता विकसित हुई या जिस शहर में सभ्यता का पता सबसे पहले लगाया गया, जो खोज हुई सबसे पहले, उसका नाम दिया गया इसे सबसे पहले, है ना। तो क्या नाम दिया गया, हड़प्पा नाम दिया गया, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। कांस्य का नाम दिया गया है क्योंकि कॉपर की इसमें प्राप्ति हुई थी, है ना, तांबे की खोज हुई थी या तांबे से संबंधित बहुत सारे स्थान मिले, इस वजह से खोजकर्ताओं ने क्या नाम दिया इसे, खोजकर्ताओं ने नाम दिया कांस्य युग की सभ्यता। जिस सभ्यता में किसकी प्राप्ति होती है, भारत में धातु की, कांस्य नामक धातु की प्राप्ति होती है, ठीक है। सिंधु घाटी नदी एक प्रमुख है, आपने देखी होगी, सॉरी आपने देखी नहीं, आपने पढ़ी होगी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों की वजह से मुख्य नदी सिंधु नदी का नाम पड़ गया सिंधु घाटी। जो इस नदी के आसपास सभ्यताओं के स्थान मिले उसे क्या नाम दे दिया गया, सिंधु घाटी, ठीक है। और इसी नाम से एक नाम निकला, खोजकर्ताओं ने निकाला, जिसका नाम सैंधव सभ्यता दिया गया, ठीक है। तो इन सभी नामों से ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है वो जानी जाती है, ठीक है। ये नोट आप कर लेना, किसी भी नाम से पूछी जा सकती है, ये सारे नाम हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल था वो 2350 से 1750 BC से माना जाता है ना। 2350 से कितना मानते हैं, 1750। तो समय काल नोट कर लेंगे। वैसे अलग अलग समय काल रहा है, समय काल हड़प्पा सभ्यता का क्या रहा है, 2350 BC से 1750 BC, ईसा पूर्व बोलते हैं इसको, ईसा पूर्व लिख लेना भाई साहब, है ना, क्या लिख लेंगे, ईसा पूर्व, ठीक है। BC को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये समय काल है हड़प्पा सभ्यता का। ज़्यादातर मान्यता इसी समय काल को दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे समय काल हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मत खोजकर्ताओं का रहा है वो 2350 मानते हैं और 1750 के मध्य की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता, है ना, कहा जाता है भारत में अथवा पाकिस्तान में। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे बहुत बेसिक से, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, है ना। दिवाली का, त्योहारों का सीजन चल रहा है तो मिठाइयाँ कम खाएं और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आगे चल के आपको क्या देना है, एग्जाम देना है। हालांकि क्लास देखते देखते आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं उसके लिए। तो समय काल 2350 से 1750। अब देखिए इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कुछ। सबसे पहले विशेषता समझेंगे और नोट करते चलेंगे आप। तो इस तरफ बात करते हैं, आप हेडिंग बना लेंगे विशेषताएं, है ना। डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे आप, विशेषताओं की बात करते हैं। आप विशेषताएं पढ़ लेंगे, विशेषताएं आप याद कर लेंगे, बस उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पेट की वीडियो उठाना, आप मैंने एक ही वीडियो पढ़ाई थी, अभी हो सकता है कि 2 या 3 वीडियो लगे मुझे पढ़ाने में, डिटेल से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक को।
उससे बाहर नहीं गया है कोई पेपर में क्वेश्चन, है ना। जो भी पेपर में अगर हड़प्पा सभ्यता से आया है, किसी में भी आया, आप उठा के देखना तो बाहर नहीं गया। सिर्फ एक वीडियो पढ़ाई थी, अभी 1 2 3 वीडियो भी हो सकती है, टॉपिक बड़ा है। तो पहले समझते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग है ये 0 से। देखिए आप, ये नाम है, ये इसका समय काल है, ठीक है, 2350 से 1750। अब विशेषताओं को देखते हैं। विशेषताओं से पहले ये देख लीजिए इसका विकास, विकास कहाँ पे हुआ है सभ्यता का। खोजकर्ताओं ने इस सभ्यता के स्थानों को जो खोजा, वो सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ खोजा, कौन से क्षेत्र में खोजा, भारत या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, कोई भी बोल सकते हैं आप। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, दिशा में आप मुझे बताइए, ठीक है। तो देखिए पॉइंट बना के लिख लेना आप, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल या शहर लिख सकते हैं, अधिकांश शहरों को कहाँ खोजा गया। बस एक लाइन याद रखना, ये रामबाण है, इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी अधिकांश स्थल या शहर या नगर खोजे गए, शहरों को नगर नाम भी दिया गया, ध्यान रखना। शहर जो मैंने लिखा है इसी को नोट्स में आप लिख लेना ब्रैकेट में, नगर। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगरों को जो खोजा गया वो कहाँ खोजा गया, पश्चिमी भारत। मैं भारत के हिसाब से बात कर रहा हूँ अभी टॉपिक में, पश्चिमी भारत में खोजा गया है। सबसे ज़्यादा स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के हम मिले हैं, आप कभी किताब उठा के पढ़ेंगे जीएस की तो नोट करेंगे कि भारत का मानचित्र एक तरफ रखिए और हड़प्पा सभ्यता को पढ़िए, तो ज़्यादातर जो स्थान मिले होंगे, जैसे लोथल की बात करें, है ना, या धौलावीरा की बात करें, या रंगपुर की बात करें, ये या चनहूदड़ों की बात करें, हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदाड़ो की बात करें, सब पश्चिम में स्थित हैं सारे स्थान। देश अलग हो सकता है लेकिन दिशा क्या एक ही है। तो अधिकांश नगर कहाँ पे मिले, पश्चिमी भारत में मिले अधिकांश नगर इसके, ये भी पॉइंट नोट कर लेना, है ना। अधिकांश नगर कहाँ पे मिले, पश्चिमी भारत में, इस बात को याद रखना, भारत अथवा पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पे जो एडिट डाली थी, अब बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया वो कई बार पूछा जाता है लिपि को लेकर के। कैसे लेकर के पूछा जाता है, लिपि। जब खोज हुई तो खोज के दौरान बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिली हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग शहरों से, अलग अलग नगरों से। तो कुछ मोहरें ऐसे मिली, मोहर सबसे ज़्यादा उल्लेख आता है यहाँ पे, मोहर का उल्लेख आता है, जिसे इंग्लिश में सील बोलते हैं ना। जो एक सेलखंडी नामक पत्थर की बनी होती थी मोहर, सेलखंडी पत्थर गुजरात के समुद्री किनारों पर मिलता था, सफ़ेद रंग का, है ना, उससे बनी होती थी, ऐसा बताया खोजकर्ताओं ने। तो लिपि का भी इस्तेमाल हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा मिला है, लेकिन उससे कोई खोजकर्ता पढ़ नहीं पाया अभी तक। तो ये भी लिपि का ही उल्लेख आता है यहाँ से, है ना। तो ये एक विशेषता है। लिपि कैसी है आप लिख लेंगे यहाँ, अज्ञात लिपि है भाई साहब, क्योंकि कोई पढ़ नहीं पाया है, किसी व्यक्ति के द्वारा अध्ययन नहीं हो पाया है, तो इससे नाम दे दिया खोजकर्ताओं के द्वारा या प्राप्त विभाग के लोगों के द्वारा अज्ञात लिपि। ठीक है, तो लिख लेना हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी लिपि है, अज्ञात लिपि मानी जाती है। नंबर 1। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए भाई, सभी का जीवन होता है धार्मिक जीवन, तो उन लोगों का भी धार्मिक जीवन था। एक विशेषता धार्मिक जीवन के बारे में भी पढ़ते हैं हम। धार्मिक जीवन में कौन से देवताओं की या देवियों की पूजा करते थे उस समय के निवासी, तो ये उल्लेख सबसे ज़्यादा आता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में धार्मिक जीवन में जाएंगे तो हम प्राप्त करते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा जो माने जाते थे वो पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ की पूजा सबसे ज़्यादा लोग वहाँ के उस समय के निवासी करते थे। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक जीवन में बात करें, पशुपतिनाथ तो सर्व प्रमुख थे, सर्वश्रेष्ठ थे, महत्वपूर्ण थे, इनकी सबसे ज़्यादा पूजा की थी। पशुपतिनाथ ब्रैकेट में लिख लेना, भगवान शिव शंकर की बात हो रही है, भगवान शंकर की बात है ना, पशुपतिनाथ नाम दिया गया है। इसके अलावा जो पूजा होती थी, नंबर 1 इसे लिख लेना, प्रकृति की पूजा और करते थे, प्रकृति की पूजा, है ना। लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा है, पशुपतिनाथ से सबसे ज़्यादा लोगों का मत कहाँ था, सबसे ज़्यादा पूजा पद्धति में किस में विश्वास करते थे, तो भगवान शंकर की पूजा या पशुपतिनाथ की। इनका भी चित्र मिला है, एक मोहनजोदाड़ो से एक मोहर मिली थी, उस पर एक चित्र मिला है पशुपतिनाथ का, है ना। तो खोजों के आधार पर ये पता चला है ये सारी चीज़ों का। आगे बात करते हैं, देखिए ये पॉइंट हो गए। अब लिख लेते हैं हम व्यापार। भाई हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या करते थे, व्यापार भी करते थे, इसी वजह से तो बंदरगाहों का उल्लेख है। और निजी तौर पे अपने एक शहर से दूसरे शहर में भी व्यापार करते थे, जैसे आजकल होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में,
है ना, एक शहर से दूसरे शहर में या एक गांव से दूसरे गांव में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ऐसे ही उस तरीके से व्यापार का भी उल्लेख आता है। तो व्यापार में मुख्यतः एक शब्द इस्तेमाल होता था जिसे बोलते थे वस्तु विनिमय। व्यापार में किसका इस्तेमाल होता था? वस्तु विनिमय का। ठीक है, पुराने समय में यदि जाएंगे, ये तो हड़प्पा सभ्यता की बात है, हड़प्पा सभ्यता से और पहले इंडिया के पुराने समय में जाएंगे तो ज़्यादातर साम्राज्य कालों में, दिल्ली सल्तनत आप पढ़ लीजिए, मुगल साम्राज्य पढ़ लीजिए, वहाँ वस्तु विनिमय है ना। जैसे आप गेहूँ लेकर के गए तो चावल लेकर के आए, चावल लेकर के गए तो जौ लेकर के आए, है ना, या गेहूँ लेकर के गए तो कोई दुकान से अन्य चीज़ें लेकर के आए। तो वस्तु की अदला बदली, चेंजिंग है ना, परिवर्तन, या वस्तु विनिमय उसे कह सकते हैं आप। तो व्यापार इसका होता था। लेकिन यहाँ पे जो उल्लेख आया वो किसका उल्लेख आया वस्तु विनिमय में? अनाजों का। अनाजों का उल्लेख सर्वाधिक आया यहाँ पे। ठीक है, अनाजों का उल्लेख सर्वाधिक आया वस्तु विनिमय। व्यापार के बाद आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था डिपेंड थी पशुपालन, अपना लोग जो जीवन चलाते थे पशुपालन और कृषि। आप जानते ही हैं कृषि के तो प्रमाण मिले बहुत सारी फसलों के। भाई हड़प्पा सभ्यता में उस समय के जो नगर के लोग थे या शहर के जो लोग थे, काय के प्रमाण मिले? फसलों के, 9 प्रकार की फसलों का प्रमाण मिला है। ऐसा लिखा है अलग अलग राइटर्स की पुस्तकों में, 9 प्रकार की फसलों को उगाया जाता था उस समय हड़प्पा सभ्यता में, 2350 से 1750 के बीच में। तो अर्थव्यवस्था निर्भर कहाँ थी? कृषि पर निर्भर थी उस समय के निवासियों की। और दूसरा क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। भाई अगर मोहरों पे बकरी का, भैंस का या भैंसा का या बाघ का या और सारी उनका जानवरों का चित्र मिलें तो इससे यही दर्ज होता है कि उस समय के जो व्यक्ति थे आजीविका चलाने के लिए पशुपालन का क्या लेते थे? सहारा लेते थे, या पशुपालन मुख्य तौर पर किया करते थे, है ना। आगे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इस सभ्यता में चर्चा में रहता है एक शब्द मोहर। मोहर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो इसमें लिखेंगे सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं आप, जो भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े। सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली? सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती हैं। इसमें मोहनजोदड़ों से या मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती हैं। मोहरों का उल्लेख यहाँ पे आता है। और मोहरों का जो निर्माण होता था वो आप नोट करके लिख लेना। अभी मैं विशेषताएं बता रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता की, हो सकता है कि दूसरे पार्ट में भी चलेंगे इस टॉपिक को लेकर के, है ना। तो विशेषताएं लिख लो, अगर एक बार ये याद हो गया तो हड़प्पा सभ्यता आपको रट जाएगी ज़बरदस्त तरीके से, है ना। भूलोगे नहीं, बिल्कुल सपने में आएंगे आपको हड़प्पा सभ्यता, लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सारी चीज़ें सपने में आएंगी आपको। तो सपने में ऐसी आएंगी। तो पहले आपको ऐसे पढ़ना है विशेषताओं के तौर पर, जिस तरीके से मैं टॉपिक को लेकर के चल रहा हूँ, है ना। शहर मतलब नगर। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदाड़ो से मिली। अब मोहरों का निर्माण, कई बार प्रश्न आ जाता है ये मोहरें जो मिली है इनका निर्माण किससे होता था? तो बता देना भाई साहब, निर्माण किससे होता है? सेलखंडी से। सेलखंडी नामक पत्थर से इनका निर्माण होता था उस समय। सेलखंडी नामक पत्थर का उल्लेख है, उससे निर्माण बताया गया मोहरों का। और सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदाड़ो से। और मोहरों पर ही बहुत सारी चीज़ों के चित्र मिले, है ना। जैसे नृत्य करती हुई महिला, कांस्य की एक प्रतिमा मिली। इसी वजह से तो कांस्य सभ्यता कहा गया। एक मोहर पर क्या मिला? पशुपतिनाथ मिले हैं। इसी वजह से तो ये खोजकर्ताओं ने बताया कि पशुपतिनाथ में ज़्यादा आस्था थी उस समय के हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। तो ये चीज़ें मिली हैं, उसी के आधार पर किताबों में लिखा गया है ना। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जो जीवन था हड़प्पा सभ्यता में, आगे बात करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सामाजिक जीवन में आएंगे, ये नोट कर लेना, ये हेडिंग बना के एक एक लिख लेना आप, इनसे बाहर नहीं जाएगा, बस ये पॉइंट याद कर लेना। सामाजिक जीवन कैसा था? इस समय का सामाजिक जीवन कैसा है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताओ, जो भी हमारे क्लास के साथ जुड़े हैं, नए पुराने स्टूडेंट्स। सामाजिक जीवन किस बात पर निर्भर करता है इस समय के भारत में? अब उस समय हड़प्पा सभ्यता में बताते हैं तो सामाजिक जीवन था मात्र सत्तात्मक। माँ को प्राथमिकता दी गई थी सबसे ज़्यादा, है ना। माँ को या महिला को मान सकते हैं, महिलाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता थी। और आज जो प्राथमिकता है वो पुरुष प्रधान देश बोलते हैं। कोई भी कार्य करेगा तो पुरुष करेगा। अरे भाई लड़की भी करती है ना, लड़कियां भी कार्य करती हैं और लड़कियां भी पढ़ रही हैं और आगे जा रही हैं। तो ये सभ्यता चली जा रही है, उसी सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक जीवन में मात्र सत्तात्मक, पॉइंट लिखेंगे, मात्र सत्तात्मक सामाजिक जीवन था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। कैसा जीवन था? मात्र सत्तात्मक सामाजिक जीवन था। ठीक है, महिलाओं को प्राथमिकता थी सर्वाधिक।
आगे बात करेंगे अगली जो विशेषता नोट करके लिखेंगे, कितनी होगी 6 नंबर 7। अगली विशेषता की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता जल निकास प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, शहर बनाते हैं आप और हम, घर बनाते हैं या घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, वहाँ आप कहीं जाके जॉब लगेगी आपकी, आप फ्लैट लेंगे किसी कॉलोनी में, तो सबसे पहले क्या देख रहे होंगे, जहाँ आप घर लेंगे तो पानी का निकास कहाँ है और किस तरफ है और किस तरीके से है ना। जैसे कि आने वाले समय में आप बाहर आएंगे तो दिक्कतों का, समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े, है ना, आगे आने वाले भविष्य के जीवन में। तो जल निकास प्रणाली एक बेहतरीन प्रणाली थी, है ना, ये मुख्य कह सकते हो, इसे अद्वितीय विशेषता बोल सकते हो। जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। ये हिंदी के शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, अद्वितीय विशेषता थी, जिन नोट कर लेना। नंबर 7। नंबर 8 पे बात करते हैं, जल निकास प्रणाली के अलावा पानी को निकलने का साधन, जो घर बनाए जाते थे, घर बने होते थे, इतना अच्छा पानी को निकलने का प्रावधान व्यवस्था की गई थी उस समय, खोज के दौरान मिली है, उसी को सर्वाधिक अच्छी विशेषता माना गया हड़प्पा सभ्यता की। पानी को बाहर निकलने की, शहर से बाहर निकलने की जो व्यवस्था थी वो सबसे बढ़िया थी पूरे इंटायर हड़प्पा सभ्यता में, ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो जल निकास प्रणाली लिख लेना। अब इससे भी इंपॉर्टेंट व्यवस्था, सारी इंपॉर्टेंट है जितनी भी है। सभ्यता कैसी थी जिसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, नोट कर रहे हो हमारे साथ, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी थी, ग्रामीण या शहरी, या इसी को क्या बोलते हैं, नगरीय सभ्यता। इसी को किस नाम से जाना जाता है, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नगरीय, है ना, शहर कोई नगर और नगर कोई शहर, या इंग्लिश में अर्बन बोलते हैं। ठीक है, तो जल निकास प्रणाली बहुत जबरदस्त थी, अच्छी थी, शानदार थी। इसमें से सबसे ज़्यादा खोजकर्ताओं ने इस पर बल दिया है। आज भी होती है भाई साहब जल निकास, तो आप यहाँ पे भी घर रहेंगे तो घर के माध्यम से नालियाँ होती हैं, नालियों के माध्यम से पानी बाहर जा रहा होता है। ठीक है, नालियों का प्रमाण इधर भी है, खासतौर पर नालियों का प्रमाण सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाया गया, बहुत सारे स्थलों में। आप लोथल में पढ़ेंगे, या मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, या कालीबंगा में, या चन्हूदड़ो में, धौलावीरा में, रंगपुर में, किसी में भी पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी में है व्यवस्था। जब जल निकास की प्रणाली है तो जल किससे बाहर निकलेगा, नालियों से। तो नालियाँ जो बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, वो नालियाँ बनाई जाती थी पक्की ईंटों की। कई बार लिखा है कालीबंगा में कच्ची ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। ठीक है, और ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे उनमें कैसी थी, पक्की ईंटों की। और कालीबंगा जो राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास पड़ता है, घग्गर नदी बहती है वहाँ पे, वहाँ जो नाली की व्यवस्था मिली है पानी को निकालने की, जल निकास प्रणाली की, वो कच्ची ईंटों की दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी। लिपि कैसी है, अज्ञात लिपि, एक बार देख लो आप। धार्मिक जीवन, पशुपतिनाथ, प्रकृति की पूजा। व्यापार में वस्तु विनिमय, अनाजों का भंडार। अर्थव्यवस्था में पशुपालन और कृषि। मोहरें सबसे ज़्यादा मोहनजोदाड़ो से, और किसकी बनी होती थी, सेलखंडी नामक पत्थर। और सेलखंडी नामक पत्थर गुजरात के समुद्री इलाकों के किनारे पाया जाता था, ऐसा बताया खोजकर्ताओं के द्वारा, उसी से बनी होती थी। समाज में माँ को, महिला को सबसे ऊंचा सम्मान, सबसे ऊंचा ओहदा दिया गया, मातृ सत्तात्मक। ठीक है, समय काल आपको बता दिया। जल निकास प्रणाली सबसे बेस्ट थी, नोट कर लेना, इसे छप जाएगा और छपा भी है 1000 बार, ये है ना। दूसरा, सभ्यता कैसी थी, गाँव की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, या शहरी सभ्यता थी, तो सभ्यता थी शहरी भाई साहब। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। या शहर को क्या लिखा है उन्होंने, खोजकर्ताओं ने नगर लिखा है, नगर का इस्तेमाल करते हैं, नगरीय सभ्यता थी। और इसके बाद जब आगे आने वाली एक सभ्यता हम पढ़ेंगे, वो गांव की व्यवस्था आती है, गांव की सभ्यता आती है। ग्रामीण जीवन कैसे जीते हैं ना, पशुपालन, कृषि, ग्रामीण जीवन, उसके बारे में। अभी शहरों की सभ्यता के विषय में ये बताया गया पूरा का पूरा पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले, अग्निकुंडों के, हवनों के, ये भी एक विशेषता है। आगे लिख लेंगे एक और पॉइंट बना के, अग्निकुंड के साक्ष्य और मिले यहाँ से, अग्निकुंड या हवनों के प्रमाण, हवन करने के प्रमाण। जहाँ पे हवन होता है वहाँ क्या होंगे, अग्निकुंड ही होंगे, आपको पता है। तो अग्निकुंडों के भी क्या मिले, साक्ष्य मिले यहाँ से, इसे हटा देते हैं बीच में। अग्निकुंडों के और हवनों के प्रमाण मिले, कहाँ से मिले, सिंधु घाटी की सभ्यता से। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कथन है सिंधु सभ्यता में। अब आगे बात करते हैं, देखिए मैं इसे नामों को हटा देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। नोट करते चलना, और नोट नहीं कर पाए तो आप वीडियो को रिपीट करके नोट कर लेना, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करो इस क्लास में, कोशिश है आपके साथ, और ऑनलाइन लाइव क्लास में आएंगे। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन लगे बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, है ना। तो देखिए अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जुड़वा राजधानी है। यहाँ पे एक विशेषता जुड़वा राजधानी की,
पॉइंट आता है जुड़वा राजधानी बताइए हड़प्पा सभ्यता की, जुड़वा राजधानियाँ। तो बताएं कमेंट बॉक्स में कौन कौन से शहरों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताएं, जितने भी आप फटाफट से जुड़ते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो सभी ग्रुप्स में अपने, जो भी हैं हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल के साथ, वो शेयर कर दिया करो। ये क्लास ही आपको गागर में सागर है एक तरीके से, और बहुत काम आएंगी, ज़बरदस्त काम आएंगी शानदार तरीके से, है ना। आपको कहीं इधर उधर भटकने की और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, ये दावा है और ये गारंटी है। और पढ़ लेना और कोई भी एग्जाम दे लेना जीरो से उठा करके, आप जो चाहें जो मन करें, है ना। CGL दो, दोनों में GS आ गई है, समीक्षा अधिकारी दो, PCS दो, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम दो जो इंडिया में होता है या यूपी में होता है, इससे बाहर नहीं जाएगा जी, बिल्कुल जीरो से डिटेल में। तो जुड़वा राजधानियाँ देखिए, जुड़वा राजधानियाँ कौन कौन सी थी। एक पिगट नामक एक व्यक्ति थे, स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने जुड़वा राजधानियाँ कहा। तो कौन से शहरों को कहा, एक हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो, इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा गया, मोहनजोदाड़ो शहर को। ठीक है, इन दोनों शहरों को क्या बोला गया, जुड़वा राजधानी बोला गया, दोनों शहरों को। और दोनों कहाँ स्थित हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। हड़प्पा कौन से देश में, भारत में, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में स्थित है या किसी अन्य देश में स्थित है इनके अलावा। और इसके अलावा आप बताइए कि ये दोनों जो शहर स्थित हैं वो पाकिस्तान के कौन कौन से राज्यों में स्थित हैं, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी तो बेसिक बात चल रही है, आप समझिए। जैसे अगर आज किन की पूजा करते हैं आप ऐसे समझिए, आप आंकलन लगाइए, जरूरत नहीं है आप रटने की कि आप रटेंगे तभी याद होगा। आज किन की पूजा करते हैं आप, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की दिवाली पे, है ना, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, या हनुमान जी की पूजा करते हैं, या दुर्गा की पूजा करते हैं। अलग अलग पद्धति है, अलग अलग आस्था है लोगों की। तो उस समय की जो आस्था थी लोगों में वो भगवान शिव में आस्था थी, आज भी भगवान शिव को मानते हैं, है ना। बनारस जाइए दर्शन करने के लिए, केदारनाथ जाइए आप उनके दर्शन करने के लिए, उज्जैन जाइए महाकालेश्वर मंदिर, है ना, दर्शन करने के लिए। बहुत सारे मंदिर हैं भगवान शिव के हमारे यहाँ जो प्राचीन मंदिर है। तो आइए बात टॉपिक लौट के आते हैं, जुड़वा राजधानी है दोनों शहरों को। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, ये भी नोट कर लेना, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। बताइए कमेंट बॉक्स में, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो तीसरी राजधानी कहा जाता है या इसे बोला गया है, वो किसे बोला गया, कालीबंगा को। इसे तीसरी राजधानी के रूप में जाना जाता है ना। ये दोनों तो आपने बताए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये दोनों कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। ये दोनों जो स्थित है वो कहाँ है भाई साहब, पाकिस्तान में। और कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान, भारत। तो हड़प्पा सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो किससे कहा जाता है, कालीबंगा को। ये तीसरी राजधानी लिख लेना, नोट कर लेना, तीसरी राजधानी वाला पॉइंट बताया। ठीक है बच्चों। और जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासियों को बोला गया है वो कौन सी जाति के निवासी बताया जाए खोजकर्ताओं के द्वारा। बताओ आप, यदि आपको कमेंट बॉक्स में बताओ तो। और देखिए आप, मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूँ इसी से रिलेटेड। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे, निवासी या इनको माना गया है, बताया गया है इनके बारे में अध्ययन करके, तो बताया गया है कौन से निवासी माना जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश के रहने वाले। भूमध्य सागरीय प्रदेश के रहने वाले लोग जो थे उन्हीं को निवासी माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग। कहने का मतलब जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता विकसित की होगी, स्थापित की होगी, बसाई होगी, जो लोग जाति के थे उनकी जाति को जो बताया खोजकर्ताओं ने, या निवासी आप कह सकते हो, भूमध्य सागरीय प्रदेश के निवासियों को ही हड़प्पा सभ्यता के निवासी माना जाता है। हालांकि जो मंगोलिया देश है वहाँ से भी बोला गया है, इनका लिंक बताया गया है ना। ऑस्ट्रोलाइड भी बोला जाता है, मंगोलिया भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मत है खोजकर्ताओं का वो यहाँ मत है, भूमध्य सागरीय प्रदेश के ही निवासियों को जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी अंततः माना गया है ना। तो इतिहास में एक बात है, विरोधाभास होता है बहुत सारी चीज़ों में, अलग अलग राइटरों ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ज़्यादा मत जिस पे होता है वो सत्य माना जाता है, या उसी को बोर्ड ज़्यादातर सही मानता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। लास्ट में बात करेंगे, इससे पहले स्टार्ट करें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भी हो गया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। पतन से पहले फसल पे आते हैं। तो पतन तो हो गया हड़प्पा सभ्यता का, तो पतन के भी विभिन्न कारण रहे, अलग अलग लोगों ने समझाया है, अलग अलग इतिहासकारों ने समझाया पतन के बारे में कि सभ्यता का अंत कैसे खत्म हो गया। लेकिन एक मत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप नोट करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के निवासी प्राय
कपास की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, बहुत उल्लेख किया गया है कपास का, कपास को बहुत लाइमलाइट दी गई है यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो सबसे ज़्यादा कपास, या सबसे पहले कपास को उगाना शुरू किया उन्होंने। कपास को हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने प्राय कपास को उत्पादन करना शुरू किया, ये लिख लेना, उत्पादन करना शुरू किया, ठीक है। शुरू किया तो भाई साहब इसका व्यापार भी करते थे। अब मैंने तो आपको बताया कि भाई व्यापार तो होता था, व्यापार क्यों होता था अभी आपको बताएंगे, अभी तो विशेषता ही बताइए हड़प्पा सभ्यता की। क्योंकि बंदरगाह भी मिले, और बंदरगाहों का क्या इस्तेमाल होता है, आज भी बंदरगाह हैं, विश्व में बहुत सारे बंदरगाह, इंडिया में बहुत सारे बंदरगाह, 185 बंदरगाह हैं, छोटे और बड़े बंदरगाह हैं 13 इंडिया में। तो उनका इस्तेमाल किसके लिए होता है, व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। तो उस समय जो हड़प्पा सभ्यता की पूरी सभ्यता थी, लोगों का निवास था, तो उस समय कपास शुरू किया गया उत्पादन के लिए। तो कपास का क्या करना शुरू किया, व्यापार। और व्यापार कहाँ से करते थे, यूनानियों से। यूनानियों के द्वारा, ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ये विशेषताओं में ही चल रहे हैं अभी पॉइंट, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो विशेषता में चल रहे हैं ना, जिनमें कुछ अलग अलग मुद्दों पे विरोधाभास भी अलग अलग इतिहासकारों में, लेकिन आप लिख लो सब, यहाँ कोई विरोधाभास नहीं, टेंशन ना लेनी। यूनानियों के द्वारा कपास को क्या बोला गया, कपास को एक नाम दिया यूनानियों ने, सिंडोन, सिंडोन नाम दिया था, ठीक है। अब भाई यूनानी थे तो अंग्रेज थे कहने का मतलब। यूनान देश का नाम सुना होगा, कमेंट बॉक्स में राजधानी बताओ, यूनान की राजधानी कौन सी है, और पहले विश्व के ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे, प्राचीन वाले बताएंगे आप, वर्ष बताना, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए, आधुनिक भी बता दो इसी के साथ साथ, है ना, आधुनिक और प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे, ये दोनों पॉइंट बताओ आप। तो यूनानियों ने क्या नाम दिया कपास को, सिंडोन कहते थे वो। भाई हमारे यहाँ तो कपास ही कहते हैं। और कपास कौन सी मिट्टी में होता है, कपास होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी मिट्टी में होता है, नहीं अभी बताएंगे हम आपको, एक सेकंड। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार करने लगे, पहले उत्पादन किया, उत्पादन के बाद व्यापार करने लगे, और व्यापार किन से करते थे, यूनानियों से, यूरोप से, कहने का मतलब यूरोप महाद्वीप के निवासियों से व्यापार करते थे, है ना। जो बंदरगाह इंपॉर्टेंट मिला है, लोथल बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में अभी भी आया है, पैड के एग्जाम में उठा लेना और हमारी क्लास उठा लेना आप, है ना, और पूरा देख लेना। वो पहले एक ही क्लास में पढ़ाया, लेकिन ये तो अभी डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है पूरे अच्छे तरीके से। तो हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा, लोथल। अब भाई लोथल से क्या होगा, व्यापार होगा, ठीक है। तो लोथल में पूछा भी गया कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह बताइए, बस इतना, खत्म हो गया। अभी बहुत सारी डिटेल बताएंगे हम आपको उसके बारे में, है ना, जो किसी भी एग्जाम के लिए काम आएगी। सिंडोन का, तो इसका सिंडोन का ये व्यापार करते थे। लगभग लोथल से तकरीबन 80 से 100 देशों के मध्य में कुछ झंडों के बारे में भी, प्रमाण के बारे में लिख रखा है। अब उससे आप समझ रहे हैं, अगर इतने फ्लैग्स मिल रहे हैं, इतने झंडे मिल रहे हैं अगर किसी स्थान पर जहाँ बंदरगाह था, तो उम्मीद ये की जाती है खोजकर्ताओं के द्वारा, अनुमान ये लगाया जाता है कि इतने देशों में संभवतः व्यापार रहा होगा उस समय, ठीक है। तो व्यापार की बात करी गई, तो व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर कहाँ से होता है, गुजरात से, आज भी होता है भाई। गुजरात में बहुत बंदरगाह है, पोरबंदर क्या है, एक बंदरगाह है, ठीक है, काठियावाड़ के पास में जहाँ पड़ता है, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके अलावा भारत का सबसे पहला विकसित बंदरगाह गुजरात में ही है। देश आज़ाद कब हुआ, 1947 में, और पहला बंदरगाह कब विकसित किया गया, 1950 में। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया और वर्तमान नाम क्या है उसका, ठीक है। और सरकार उससे टैक्स नहीं लेती है, क्यों नहीं लेती है वो भी बताएं आप, टैक्स फ्री बंदरगाह उसे बोला जाता है, ठीक है। तो यूनानियों ने क्या नाम दिया, सिंडोन नाम दिया भाई साहब। और हमारे यहाँ क्या है, कपास। और कपास होता कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में। और कपास की सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। और व्यापार भी कहाँ से हो रहा है, गुजरात से, ठीक है। तो ये पॉइंट थे। अब आप समझ गए, अग्निकुंडों के प्रमाण मिले, लिपि, आपको धार्मिक जीवन से सारे पॉइंट हो गए, है ना। आगे बात करते हैं, देखिए एक एक करके आराम से नोट करते चलेंगे फटाफट, ये आपको पढ़ने को मिलेगी नहीं, ठीक है क्लास। और ये नोट्स बना लेना आप, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। और जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो सब सीजीएल भरो, दोनों पार्ट में जीएस आ रही है अब तो, है ना, जितने भी हैं, यूपी SSC वाले, पुलिस वाले, SSC ED वाले, तो पुलिस SSC ED का दो, लेकिन जो थोड़ा सा ऊपर तक जाने की सोच रहे हैं तो आप भरिए वहाँ तक। जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है, उत्तराखंड में भी वैकेंसी आई हुई है, उत्तराखंड लेखपाल की और पटवारी की, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो वहाँ पे भी भरो। वहाँ जीएस और हिंदी आती है बस सिर्फ, और काम तमाम होता है ना। और क्लास देखते रहिएगा, बिल्कुल पेपर का काम तमाम हो जाएगा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो यूनानियों ने ये वाला नाम दिया था भाई साहब इसको, हड़प्पा सभ्यता को। आगे बात करते हैं, आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो 80% स्थान है वो लगभग मैं आपको बताऊं, पहले एक नाम इस्तेमाल करते थे, हड़प्पा सभ्यता के, नोट करना, 80% लगभग 80% जो स्थान है या शहर बोलेंगे ना, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता ही भैया, नगर या शहरी सभ्यता।
तो एक हकरा नदी का उल्लेख है। हकरा नदी आपने नहीं सुनी होगी ना, पढ़ी भी होगी, ठीक है, लेकिन बता रहे हैं आपको। तो उल्लेख जो आया वो सरस्वती नदी का और इसके अलावा हकरा, इन दोनों नदियों का उल्लेख दिया गया है। 80% स्थान इन दोनों नदियों के पास में बसे हुए थे हड़प्पा सभ्यता के, ऐसा मानना है जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं इतिहासकारों ने। सरस्वती और हकरा नदी, ठीक है, नोट कर लेना, कोई बात नहीं, ऐतिहासिक पॉइंट है, लेकिन क्या आता है क्या नहीं आता है वो पूरी क्लास में आपको मिल ही जाएगा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। 80% स्थान, अब आप कहोगे साहब ये 80% स्थान मिले, लेकिन अब तो उल्लेख नहीं दोनों नदियों का हड़प्पा सभ्यता में, आपने तो सब पढ़ी है। आपने मतलब जो आप हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चैनल के साथ जुड़े, भाई इनका प्रमाण नहीं रहा है, प्रमाण तो हड़प्पा सभ्यता का भी नहीं रहा है। हम इस समय की बात करें 2022, 21, 20, 19 में जाएंगे तो, है ना, लेकिन साक्ष्य मिले, खोज मिली, उसके आधार पर लिखा गया कि ये नदियाँ बहती थी पहले, बहुत सारी नदियाँ पहले बहती थी, अब प्रमाण नहीं है। बहुत सारी सभ्यता पहले थी लेकिन अब प्रमाण नहीं है, लेकिन किताबों में तो लिखा गया उनके बारे में। अब ये कहाँ पे पढ़ते हैं 80% स्थान? पश्चिम में ही पढ़ते हैं, पश्चिम भारत में 80% स्थान पश्चिम भारत में। जैसे गुजरात में आ जाइए आप, हरियाणा में आ जाइए आप, पंजाब में आ जाइए आप, यही स्थानों को मिला करके तो बोला गया कि 80% स्थान यहीं पे मिले। यहाँ पहले एक हकरा नाम की नदी बहा करती थी और एक नदी बहा करती थी सरस्वती नाम से, ठीक है, लेकिन आजकल जो नदियाँ बह रही हैं वो अलग अलग नामों से, लेकिन पहले भी उल्लेख था उनका, उनके बारे में बात करेंगे एक एक। जैसे लोथल आ जाए प्रश्न में, लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा पूछा जाता है, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बताइए आप। ये नदियाँ भी कभी कभार पूछी गई हैं, है ना। जैसे हड़प्पा को पढ़ेंगे, ये सबसे पहले जो नाम बताया हमने, ये दोनों को पढ़ेंगे, एक हड़प्पा है और दूसरा कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। दोनों जुड़वा राजधानी है भाई साहब हड़प्पा सभ्यता की हमारी। ये बोला गया किसके द्वारा बोला गया ये बताया नहीं हमने, ये नोट कर लेना। एक पिगट नाम के व्यक्ति थे, एक अंग्रेज ब्रिटिश व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने ये नाम दिया था कि जो दोनों जुड़वा राजधानी है, पास पास। कहने का मतलब जुड़वा राजधानी है, मतलब क्यों बोलेंगे भाई? सिकंदराबाद हैदराबाद को जुड़वा शहर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ल्यूसेंट में लिखा हुआ है और बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, बताना क्यों बोलते हैं। अब यहाँ जो जुड़वा राजधानी है बोला होगा तो क्या तर्क रहा होगा इनका, जिन साहब ने पिगट मिस्टर अंग्रेज ने ये वाली बात बोली है, तो तर्क ये रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता देखो कब खोजी गई है। हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया 1923 में, शुरू हुआ 1921 में पता लगाया, 1923 में शुरू हुआ और 1926 में फाइनली अच्छे से खोजा इसके बारे में पता लगाया गया। तो ये बड़े से अलग अलग, ये भी नहीं पढ़ी होंगी डिटेल में, लेकिन बात तो हमारी डिटेल में चल रही, तो डिटेल में ही बताएंगे आपको। अब इसमें आता है कि सबसे पहले पता कब कौन से शहर का लगाया गया, तो हड़प्पा का पता लगाया गया। दूसरी वर्ष आती है 1922। 1922 में कौन से शहर का पता लगाया गया, तो आंसर आता है मोहनजोदड़ो नामक शहर का पता लगाया गया। ऋतिक रोशन की एक पिक्चर भी है, वो भी देख लेना। ऋतिक रोशन की मूवी मोहनजोदड़ो वो इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है भाई साहब, इसी बेस पर बनाई गई है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सिविलाइजेशन थी, क्या सभ्यता थी, कैसे निवासी थे, है ना, इस समय के जीवन से कैसे मैच करती है, वो कैसे कंपेयर करती है, कैसे कंपेयर नहीं करती है। तो इस तरीके की सभ्यता को समझाया गया है। देखना पिक्चर जा करके, ठीक है, ऋतिक रोशन की। दूसरी पिक्चरों को मत देखते रहा करो। तो मोहनजोदड़ो तो 21 में खोजा हड़प्पा और 22 में खोजा मोहनजोदड़ो, तो 1 साल के डिफरेंस पे खोजा, 1 साल के अंतराल पे खोजा, इसी वजह से नाम दे दिया। जुड़वा राजधानियाँ हैं, पास पास है, नज़दीक है, एक ही देश में एक ही स्थान के कुछ दूरी पर स्थापित की गई हैं, खोजी गई हैं, तो जुड़वा राजधानियाँ नाम दे दिया गया। तीसरी राजधानी बताया राजस्थान को। तीसरी राजधानी किसे बताया? राजस्थान के कालीबंगा को। कहाँ गया कालीबंगा? ये रहा राजस्थान में, राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला और हनुमानगढ़ के आसपास ये जगह पड़ती है, इसे बताया गया। अब आप दिमाग लगाओ, ठंडे दिमाग से सोचो आराम से, टॉपिक बहुत सरल बना दिया जाएगा आपके लिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जस्ट पड़ोसी राज्य कौन सा है? पाकिस्तान से 4 राज्यों की सीमा लगती है भारत में। कमेंट बॉक्स में बताओ पाकिस्तान से लगने वाले 4 राज्यों की सीमा। यूपीएससी वाला पूछता है कई बार, एनडीए सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में इन्हीं को पूछता है, चूँकि आप क्या बनने लेफ्टिनेंट बनेंगे जा करके, तो आपको वो नॉलेज कराता है पहले कि भाई कंट्री ये है, ये ज्योग्राफी है, ये संस्कृति है, ये कल्चर है, पहले पढ़ो बेटा, तब उसके बाद आओ। तो आप पढ़ो और तैयारी करो। तो राजस्थान एक पड़ोसी राज्य है हमारे भारत का, है किसका पड़ोसी है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान से इधर आएंगे तो हम कहाँ पे प्रवेश करेंगे? पंजाब में भी प्रवेश करेंगे, गुजरात में भी कर सकते हैं और राजस्थान में भी कर सकते हैं, कश्मीर में भी आ सकते हैं। ये 4 राज्य पड़ोसी राज्य हैं भारत के, जो किससे लगे हुए हैं? पाकिस्तान से लगे हुए हैं, ठीक है। उनमें से कौन सा? एक राजस्थान। अब आप पढ़ते होंगे भैया कि थार का मरुस्थल भारत में ही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। थार का मरुस्थल उधर भी है, कहाँ पर? जो कल परसों
विराट कोहली के द्वारा मैच जिताया गया दिवाली मनाने के लिए, ठीक है। इस बात को भी याद रखना आप। थार का मरुस्थल उधर भी है और थार का मरुस्थल इधर भी है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई आपका? तो जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में भी है। यहाँ तो पढ़ते ही है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार का मरुस्थल। यही मरुस्थल अगर विस्तार कर दिया जाए तो पाकिस्तान में भी यही वाला है ना। चलो पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ है तो बहुत बड़ा विस्तार था इंडिया का, ये बात तो आप समझेंगे आराम से। तो कालीबंगा तीसरी राजधानी बता दिया उन्होंने, उसी हिसाब से पश्चिम से चलते आ रहे हैं, है ना। तो ये वाली स्थिति है। सभ्यता के निवासी भूमध्य सागरीय लोग थे। कपास का उत्पादन शुरू किया उन्होंने और यूरोप के लोगों ने अपना नाम दे दिया, सिंडोन नाम दे दिया, ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा सभ्यता के 80% नगरों को, शहरों को जो माना गया वो पश्चिम में ही बसे थे। एक हकरा नदी बहती थी, वो इस समय उल्लेख नहीं है इस नदी का। सरस्वती का भी उल्लेख नहीं है। पता लगा था कि हरियाणा में मिल गई है कुछ समय पहले, है ना, और फिर खो भी गई। ऐसा ये मिलती भी रहती है, खोती भी रहती है, पता करके आना आपको भी जाए तो उस तरफ। तो ये कुछ बेसिक मुद्दे और बेसिक पॉइंट थे हड़प्पा सभ्यता के। अब जैसे पढ़ेंगे अब इसे आगे भी डिटेल में, एक एक शहर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया वहीं से बात करेंगे इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इन पॉइंटों को आप नोट करते रहना। तो देखिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अगला पॉइंट आप लिख लो, डायरेक्ट ही लिख लो। पहले डायरेक्ट लिखने से पहले आप कुछ स्थान समझ लो इसके। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को कुछ ऐसे समझो आप, इस तरीके से बना लो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, एरो, और इजीली इसे समझो। ये बहुत पेपर में आता है, शॉर्ट में भी बता देता हूँ। पेपर में इस वजह से आता है कि वो कहता है कि भाई यहाँ पे कौन सा स्थान था जो हड़प्पा सभ्यता का था। आप कहो मांडा था, वो कहता है कि भाई नदी भी बता दो हमें, आप बता दो कि चिनाब बहती है। वो कहे आपसे कि राज्य भी बता दो, तो राज्य भी बता दो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछेगा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी, सबसे नॉर्दर्न का जो क्षेत्र मिला, सबसे नॉर्दर्न का इलाका मिला, वो कहाँ पे था और कौन सा था? तो सबसे उत्तर में जो मिला इस सभ्यता का, वैसे मैंने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता ज़्यादातर जो विकसित हुई है वो कहाँ पे हुई है? पश्चिम में। लेकिन पश्चिम के अलावा कुछ अपवाद भी, अपवाद तो हर जगह, संविधान में, देश में, विश्व में, सब जगह अपवाद है ना। तो एक पहले आपको पता है, चलो अपवाद वाली बात पे एक बात बताते हैं, फिर मांडा चुनाव पे आते हैं आपके लिए। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के गए 1932 में 1932 में भाग लेने गए थे। कौन? महात्मा गांधी। कहाँ के रहने वाले थे? भारत के, गुजरात के निवासी थे, भारत के निवासी थे, ठीक है। तो गांधी जी के कपड़ों को देख करके या वेशभूषा को देख करके या तौर तरीकों को देख करके, उनके पर्सनालिटी को देख करके, तो वहाँ के अंग्रेजों ने, चूँकि अपने को उच्च पद पे समझते थे और भारतीयों को निम्न कैटेगरी का, तो क्या बोला था कि जो भूखा, नंगा, गरीब ऐसा व्यक्ति हमारे पास में बैठ के क्या बात करेगा भारत को आज़ाद कराने की, है ना। अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही व्यक्ति, इस तरीके के शब्दों को बोला था। अब सुनो, समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा बदलता रहता है, इस बात को आप याद रखना। आपके जीवन में बहुत सारे एग्जाम्स देंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से फेल होंगे आप अच्छी सी मेहनत करने के बाद, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मैदान में डटे रहना है ना। तो बहुत सारी बॉल ऐसी होती हैं, अब आप समझोगे, अब बहुत सारे उदाहरण दिमाग में आ जाते हैं। बात तो मांडा चिनाब की कर रहे थे, लेकिन आपको बता देते हैं। जब गांधी जी को 1932 में अर्धनग्न फकीर कहा गया, किसके द्वारा? फ्रैंक मॉरिस एक व्यक्ति था और एक चर्चिल था। अब चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस तो मर गए होंगे भैया, 32 की बात है, वर्ष 2022 चल रही है, लेकिन उनकी बहुत सारी पीढ़ियाँ होंगी, कोई ना कोई पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन तो चल रही होगी, तो अब वो देख भी रहे होंगे, है ना। समय परिवर्तनशील है। क्यों है? कि जिस व्यक्ति को आप भूखा, नंगा या देशद्रोही फकीर या अर्धनग्न फकीर कहा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो गांधी जी राजपूताना नामक जहाँ से भाग लेने के गए लंदन में, उनको बोला गया है, ऐसे टीका टिप्पणी करी गई भारत गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए गए थे वो वहाँ लंदन में। तो समय चूँकि परिवर्तनशील है, तो समय इतना परिवर्तन हो गया कि एक भारत का ही व्यक्ति, भारत का ही बंदा अब अंग्रेजों के ऊपर शासन करेगा। भाई साहब, चर्चा में चल रही है खबर, है ना, आग की तरह दौड़ रही है पूरे दुनिया में। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपिता, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, बहुत काम किया, 1915 से लेकर के 1915 से लेकर के 1947-48 तक, उनको इस तरीके के वक्तव्य उन्होंने दिए, टीका टिप्पणी की। और भारत का ही जन्मा एक व्यक्ति, भारतीय मूल का, उनके दादा दादी जी पंजाब के रहने वाले हैं, वो पंजाब के, अब वो वहाँ जाके अंग्रेजों के ऊपर शासन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस समय से आपको भी हार नहीं माननी है। तो भारत का ही एक व्यक्ति इतने सालों के बाद जाकर के ब्रिटेन के ऊपर, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया 200-250 साल, अब वो उनके ऊपर शासन करेगा। तो कुछ भी हो सकता है। इंडियन क्रिकेट में आएंगे, T20 मैच में आएंगे, तो उससे आप क्या सीखेंगे? उससे आप ये सीखेंगे, यदि आप मैदान में खड़े हैं
तो एक नो बॉल भी आती है ना, वो भी आपको जिता ले जाएगी, वो भी आपको पार करा देगी, वो भी आपको एग्जाम में सफलता दिला देगी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। नो बॉल वाला देख लेना। और विराट कोहली का पारी देखने से ये सीख मिलती है, मैं आपको थोड़ा बता दूं, जहाँ तक मैं देखता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ और सोचता हूँ, वो ये है कि जब वो खेल रहे थे तो उस समय ज़्यादातर दुनिया भर के एक्सपर्ट जो क्रिकेटर्स थे, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, इंडिया के, वेस्ट इंडीज़ के जितने भी थे, वो मान चुके थे कि 90% पाकिस्तान के फेवर में मैच पूरा का पूरा, 10% इंडिया को दिखा रहे थे, 10% या 15% में इंडिया। लेकिन वह बंदा खड़ा था और बंदे को पता था कि अंतिम तक मैच चले जाना है, जो भी होगा वो बाद में रिजल्ट देखा जाएगा। दुनिया क्या कह रही है वो आलोचनाओं को छोड़िए, आप जो कर रहे हैं वो अपना करिए। तो वो अंत तक लगे रहे और आपको बताइए मैच का रिजल्ट क्या था, वो दुनिया के सामने, और दिवाली भी मनवा दी आपकी और हमारी सभी लोगों की, है ना। तो अंत तक मैदान पर आप खड़े रहिए। नो बॉल भी आपको जिता ले जाएगी किसी दिन, आपका छक्का भी चला जाएगा, चौका भी चला जाएगा, है ना। विकेट भी गिरती रहेंगी, बाउंड्री पे कैच भी जाते रहेंगे आप, लेकिन इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो आप उनसे सामना कीजिए, है ना, और उससे सीख ले सकते हैं पारी से आप, बहुत बड़ी मोटिवेशनल सीख मिलेगी आपको। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता पे। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आपसे पूछा जाए, मांडा नामक जगह वो कहाँ पे स्थित है? चिनाब नदी बहती है, कश्मीर में स्थित है। और कैसा है ये? सबसे उत्तरी। आपसे पूछा जाएगा सबसे नॉर्थ में बताइए हड़प्पा सभ्यता का, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है? मांडा। इधर आ जाइए, सबसे पूर्व में पूछा जाएगा, पूर्वी दिशा में सबसे अंतिम स्थान हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी दिशा में कौन सा है? तो पूर्वी दिशा में सबसे अंतिम स्थान है आलमगीरपुर। एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, ये पूर्वी दिशा में है सबसे। तो ये स्थानों को पूछता है एग्जामिनर, और एग्जामिनर इस वजह से पूछता है आपसे कि भाई आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ के आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा इन स्थानों को पढ़ के आइए जो सबसे अंत में, सबसे लास्ट में है, जहाँ जहाँ खोजें हुई हैं। तो आलमगीरपुर की भी खोज हुई भाई साहब, तो ये भी है, सबसे पूरब में है। और पूरब में है तो राज्य कौन सा है इसका? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? बेसिक में बात करेंगे तो आपने एक शहर सुना होगा, जिला गाजियाबाद, एक पिक्चर भी आई थी, पिक्चर भी देख लेना इसी बहाने से। तो गाजियाबाद के पास सीमा है और एक नदी बहती है, नदी का नाम है हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी बहती है। ठीक है, और हिंडन सहायक नदी है। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी नदी की सहायक नदी है हिंडन। ठीक है, आप बताइए। आलमगीरपुर हो गया। अब दक्षिण में आ जाइए। दक्षिण में जो एक स्थान है भाई साहब, वो दक्षिण में कौन सा स्थान है? नोट कर लेना और रट लेना, दायमाबाद। दक्षिण में कौन सा स्थान है? दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद। अब नदी कौन सी बहती है यहाँ पे? नदी बहती है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। त्र्यंबकेश्वर कहाँ स्थित है? नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वहाँ पर स्थित है दायमाबाद, गोदावरी। अब आ जाते हैं इस तरफ, और इस तरफ है पश्चिम। और पश्चिम में आएंगे तो आपको पता है कहाँ जाएंगे हम? पाकिस्तान जाएंगे भाई साहब। भारत में तो लास्ट कौन सा है? कालीबंगा। भाई हमारा राज्य कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान में कौन सा? हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा। और कालीबंगा राजस्थान से आगे चलिए, आगे चलेंगे तो आगे पहुंचेंगे पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में है एक जगह, पहले देखिए नदी कौन सी बह रही है यहाँ? दास्क नदी बहती है। नदी लिख लेना, दास्क नदी का उल्लेख है यहाँ पे। कौन सी नदी बहती है? दास्क नदी बहती है। पश्चिम में जो स्थान खोजा गया है, और कौन सा खोजा गया है? सुतकेंगाडोर। सुतकेंगाडोर नोट कर लेना। पश्चिम में कौन सा स्थान है? सुतकेंगाडोर। और नदी कौन सी है? दास्क नदी। ठीक है, अब पश्चिम का मतलब कहाँ पे हो गया? आप डायरेक्ट लिख लो, देश का नाम चाहो तो पाकिस्तान। ठीक है, टीवी फीवी फोड़ देंगे भाई साहब, इनने मैच हार गए, तो पाकिस्तान में ही है, ये वाली नदी बहती है और ये वाला स्थान है सुतकेंगाडोर। ठीक है, मांडा कहाँ पे हो गया? आपका कश्मीर में हो गया, श्रीनगर में चिनाब नदी हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये चिनाब नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी के? कमेंट बॉक्स में बताओ आप। आलमगीरपुर हो गया सबसे पूर्वी स्थान हड़प्पा सभ्यता का। उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, हिंडन नदी बहती है। नदी हिंडन है, राज्य उत्तर प्रदेश है, शहर गाजियाबाद, यूपी में डिटेल में पढ़ लेना। गोदावरी नदी दक्षिण में है। दायमाबाद जगह का नाम है, दक्षिण दिशा का नाम है, और राज्य का नाम आएगा तो महाराष्ट्र में आ जाइए आप। कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम में हमने आपको बता दिया, पाकिस्तान में स्थित है, दास्क नदी बहती है। सुतकेंगाडोर अंतिम स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, पश्चिमी स्थान। इससे ज्यादा पश्चिमी कोई नहीं है, कहने का मतलब इससे ज्यादा कोई पूर्वी नहीं है, इससे ज्यादा दक्षिण में नहीं है, उससे ज्यादा उत्तर में नहीं है। ये 4 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के आपके लिए। ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम इसमें? हाँ, इधर आपके मन में ख्याल होगा कि साहब जगह और बताओ, तो जगह भी लिख लो। बलूचिस्तान जगह पड़ती है यहाँ पे। कौन सी जगह पड़ती है? बलूचिस्तान नामक एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे स्थित है सुतकेंगाडोर। वहाँ से कुछ प्रमाण भी मिले जो विरोधाभास में प्रमाण आते हैं, जैसे घोड़े के साक्ष्य या घोड़े के प्रमाण।
या घोड़े की अस्थियाँ, ये मिले हैं। सिर्फ एक आध दो ही व्यक्ति कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों ने किताबें लिखी हैं वो कहते हैं कि घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं इस सभ्यता में। नहीं मिलने का मतलब समझ गए कि घोड़े का प्रचलन नहीं रहा होगा, बस सीधी सी बात है। अगर प्रमाण मिलने हैं तो वो चीज़ें थी, ये वाली बात है। ये दोनों ही बातें याद रखनी होती हैं आपको। तो ये विरोधाभास है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के प्रमाण, घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण कौन से स्थानों से मिले, कौन से स्थान से मिले। तो उत्तर ये लगाना होता है हमें, सुतकेंगा डोर, जो कि कहाँ पे, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। नदी कौन सी बहती है, दास्क नदी, एक छोटी रिवर है, ये बड़ी नदी बहती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चारों स्थान छाप लेना, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं अब इसे हटा करके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। इसे हटा देते हैं साइड में, आप तब तक नोट करो, उसे नोट कर लिया होगा आपने। बीच में मोटिवेशनल चीज़ें हो गई आपके लिए, तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो अब बात करेंगे टॉपिक पे, और टॉपिक में आएंगे, टॉपिक ही चल रहा है, टॉपिक में आते हैं हड़प्पा सबसे पहले। ठीक है, तो देखो हड़प्पा हेडिंग डाल लेना आप, इस तरफ डाल लेना। अब ऐसे भी पढ़ लेंगे, है ना, जैसे एसएससी जेडी यूपी पुलिस के लिए तैयारी करनी है तो आप ऐसे फ्रेम में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा डीप पेपर देना है तो वो ऐसे फ्रेम में पढ़ेंगे जो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। कैसा भी पेपर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरी क्लास के साथ जुड़े रहे। तो हड़प्पा की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हड़प्पा का पॉइंट आता है कि खोज किसने की, है ना। हड़प्पा की खोज कौन से व्यक्ति ने की, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा गया है। तो हड़प्पा की खोज एक प्रातत्व व्यक्ति के द्वारा की गई 1921 में। 1921 में व्यक्ति का नाम था दयाराम, और पीछे लगाते थे ये साहनी। दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। ठीक है, इसे मैं इधर हटा दूं साइड में तो लिखना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट हड़प्पा की खोज का। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, हड़प्पा नामक नगर, बात नगर की हो रही है। सभ्यता कैसी थी, नगरीय, तो नगर मतलब शहर। ठीक है, शुरू में बताया है। हड़प्पा नामक नगर कहाँ स्थित है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में कहाँ स्थित है, एक नदी बहती है और नदी का नाम है रावी नदी। रावी नदी के समीप स्थित है ये वाला स्थान। कौन सा वाला स्थान, हड़प्पा नामक स्थान कहाँ स्थित है, रावी नदी की स्थित है। नदी इसी में लिख लेना, रावी नदी के समीप स्थित है या तट पर स्थित है। समीप मतलब तट पर, है ना, या नज़दीक उसके किनारे स्थित है ये वाला। अब डिस्ट्रिक्ट एक सेकंड में आपको जिला इसका बता देते हैं, कहाँ कौन से ज़िले में स्थित है ये। तो ये मांडगोबरी जिला पड़ता है भाई साहब। कौन सा जिला पड़ता है, पाकिस्तान का मांडगोबरी, आप लिख लेना। पाकिस्तान के पंजाब के मांडगोमरी नामक जिले में स्थित है ये लोकेशन। मांडगोबरी नामक जगह पर हड़प्पा को खोजा गया। ठीक है, खोजा गया, ये डिटेल हो गया आपके लिए पूरा भाई साहब। ये लोकेशन कहाँ है, मांडगोमरी। और ध्यान रखना पंजाब दो हैं, एक पंजाब भारत में और एक पंजाब पाकिस्तान में। तो जो कौन सा पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब है, ध्यान रखना। और पाकिस्तान वाले पंजाब में ज़िले का नाम क्या है, मांडगोमरी। और यहाँ खोजा गया इसको पाकिस्तान में। और नदी कौन सी है जहाँ पे बह रही है, रावी नदी बहती है। खोज कौन सी साल में की गई, 1921 में की गई। और व्यक्ति जो थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, एक व्यक्ति और मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई पूरी की, जो किसके नेतृत्व में खोज हुई, एक व्यक्ति छाप लेना, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज हुई। ठीक है, और मैं एक और जानकारी आपको दे दूं इसी के साथ साथ, ये टॉपिक हमारा चल ही रहा है, 2 वीडियो में कवर करेंगे इसे। बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना आप, हो सकेगा रात में 9 या 9:30 बजे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। एक लाइव सेशन यूट्यूब के माध्यम से लिया करेंगे, और जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी से संबंधित चर्चा किया करेंगे क्वेश्चंस में डेली, है ना। आपको टाइम दे दिया जाया करेगा, तो आप सभी जुड़ा करें, आपसे ये निवेदन है हमारे द्वारा चैनल के माध्यम से। तो वो भी आपको बहुत मदद देगा। जैसे टॉपिक मैंने पढ़ाया, नोट्स बनाए, एक बार में आपको याद नहीं होगा, लेकिन मेरे द्वारा क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे, रिवीजन किए जाएंगे, आप वहाँ पे उत्तर देंगे। एक बार गलत देंगे, सही देंगे, तो आपको रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से पकड़ हो जाएगी टॉपिक पर। ठीक है, तो ये भी एक सेशन शुरू करेंगे डी स्काई चैनल के माध्यम से हम। ये आपको बता दिया जाएगा एक आध दिन के भीतर, है ना। समय क्या रहेगा, शाम को ही रहा करेगा। तो जॉन मार्शल एक व्यक्ति थे, इनके नेतृत्व में क्या होता है, ये छाप लेना अलग से। इन्हीं के नेतृत्व में खोज की गई इस पूरी सभ्यता की। क्या की गई, खोज की गई साहब, इनके नेतृत्व में खोज की गई। बाकी के खोज करने वाले ये अलग अलग लोग थे। ठीक है, जैसे भाई 75 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उदाहरण के तौर पे भाई डीजीपी तो एक ही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो कहाँ है, लखनऊ में बैठते हैं, योगी जी को रिपोर्ट देते हैं।
लेकिन जो 75 जिले चल रहे हैं तो हर एक जिला बड़ा है, जनसंख्या है, संस्कृति है, भूगोल है, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं, लोग भी रह रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या ये कप्तान बिठाया जाता है, यूपीएससी के थ्रू आते हैं, जिन्हें बोलते हैं एसएसपी, हमारे यहाँ कप्तान साहब बोला जाता है आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में। तो एसएसपी अपना काम करता है, अपने जिले को चलाता है और रिपोर्ट कहाँ सबमिट करता है, डीजीपी को, डीजीपी सबमिट करता है मुख्यमंत्री के लिए, जो भी किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, हमारे के जैसे योगी जी हैं। ऐसे ही इसका पूरा जो डायरेक्टर था, हेड था, वो कौन था व्यक्ति, जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में खुदाई चल रही थी पुरातत्व विभाग की पूरा का पूरा, और अलग अलग लोग अलग अलग स्थानों को देख रहे थे, चेक कर रहे थे, खोज रहे थे, पता लगा रहे थे। तो उनमें एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी, सबसे पहले व्यक्ति थे दयाराम साहनी, जो 1921 में खोज की जाती है। और कहाँ पे खोज की जाती है, पाकिस्तान में। अब भाई आपको पता है कि 1921 में ना तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान ही था सिर्फ। भाई देश की आज़ादी के बाद ही तो पाकिस्तान पढ़ाना पड़ रहा है। अगर आज़ाद ना हुआ होता तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होते, आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे होते, पढ़ाते पढ़ाते वही लिख रहे होते जो अपना देश है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है। अब देखिए हड़प्पा के दक्षिण में, इस शहर के दक्षिण में एक समाधि मिली है। वो समाधि कई बार इंपॉर्टेंट है, इस शहर के दक्षिण में मिली है। जैसे कोई भी शहर है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, सोनभद्र है, कोई भी शहर है, तो उसके 4 हिस्से होंगे, एक पूर्व होगा, एक पश्चिम होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता की 4 चीजें बताई मैंने, तो इसके दक्षिण में एक समाधि मिली है R37, ये अंडरलाइन कर लेना। R37 समाधि के क्या मिले, प्रमाण मिले, ये नाम दिया गया R37। ठीक है, ये नाम दिया गया, ये नोट कर लेना आप। कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले, पाकिस्तान से, R37 नामक समाधि के। आगे बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। अगला पॉइंट हड़प्पा में आप नोट कर लेंगे कि 12 कक्षों वाला क्या मिला, विशाल अन्नागार मिला। यहाँ से 12 कमरे मिले, 12 कमरों वाला, कक्षों का मतलब कमरों वाला, 12 कमरों वाला क्या मिला यहाँ से, विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है, लेकिन कमरों की संख्या 12 है। इसे मोहनजोदाड़ो से मत जोड़ना इस पॉइंट को आप। मोहनजोदाड़ो में तो सबसे बड़ी इमारत मिली है जिसे विशाल अन्नागार नाम दिया गया है। वहाँ कोई 12, 13, 14, 10, 15, 8, 17 का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ उल्लेख है 12 कमरों वाला विशाल अन्नागार। कहाँ पे मिला है भाई साहब, हड़प्पा में मिला है खोज के दौरान। ठीक है, और कुछ चित्र भी मिले, बहुत सारे चित्र। एक चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ चर्चा में रहता है, एक व्यक्ति के गर्भ से उगता हुआ पौधा, ऐसा चित्र मिला है। ये नाम ये लिख लीजिए, एक महिला के गर्भ से, नोट कर लेना, महिला के गर्भ से उगता हुआ पौधा, ऐसा एक चित्र पर मिला है। एक मोहर के दौरान एक मोहर मिली है, मोहर पर एक चित्र मिला है, और चित्र में इस तरीके की आकृति दिखाई गई है जो खोजकर्ताओं ने बताई। महिला, उसका गर्भ, और गर्भ से उगता हुआ एक पौधा, तो उसको नाम दिया गया उर्वरता देवी का नाम दिया गया। उर्वरता देवी का नाम ऐसा दे दिया खोजकर्ताओं ने, कोई बात नहीं, वो खोज किया उन्होंने तो दे दिया। ये पॉइंट नोट कर लेना है आप। ठीक है, महिला के गर्भ से क्या मिला, उगता हुआ पौधा। इस तरीके से विशाल अन्नागार मिला 12 कमरों वाला। एक समाधि मिली R37 से नाम दिया गया। और बाकी की जो कंडीशंस हैं, कहाँ पे मिला कहाँ पे नहीं मिला, है ना, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसी वजह से नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहला शहर था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कहाँ का सबसे पहला शहर था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला। और एक पॉइंट लिख लेना, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज शुरू होती है वो 1923 में शुरू होती है। एक पॉइंट लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन, क्या बोलते हैं, खोदना किसी चीज को, पता लगा रहे हैं तो उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन वर्ष 1923 में हुआ था। 1923 में शुरू हुआ था। लिख लेना, एक एक्स्ट्रा वर्ष लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो एक ही याद रखेंगे भाई, खोज कब भाई, यही यहाँ तक समझते ज़्यादा तो यही रट लो आप धुआंधार। खोज कब भाई, 1921 में। खोज भाई पता लगाओ कि हड़प्पा तो यहाँ पर स्थान है, ऐसा कोई जगह है, लेकिन उसमें काम करना प्रारंभ कब से शुरू होता है, 1923 से। आई बात समझ में। तो इस तरीके से पढ़ते हैं हम सारे पॉइंटों को, तो ये नोट कर लेना आप हड़प्पा के पॉइंटों को। अब बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो पर। मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई, 1922 में। 1922 में खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। तो 1922 में खोज होने के बाद 1922 में खोज होने के बाद मोहनजोदाड़ो की मैं बात कर रहा हूँ।
आर.डी. बनर्जी थे, राखल दास बनर्जी, उन्होंने 1922 में खोज की। कौन से शहर की? मोहनजोदाड़ो की, जिसके ऊपर ऋतिक रोशन के द्वारा क्या बनाई गई है? एक पिक्चर भी बनी है, मूवी बनी है, वो भी आप देख लेंगे तो वहाँ से वो समझेंगे आप उसके बारे में, है ना। इसी वजह से जुड़वा राजधानी बोला गया। 1921 में इसका पता लगाया और 22 में किसका पता लगाया? मोहनजोदाड़ो का पता लगाया गया आर.डी. बनर्जी के द्वारा। नेतृत्व किसका था? जॉन मार्शल जी का नेतृत्व था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या चल रही थी, इसके बारे में पता लगाया जा रहा था। जैसे स्थान यहाँ से मिले तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक जाएगा ये 2 वीडियो में जाएगा। एक वीडियो में थोड़ी सी इसकी विशेषताएं बताइए, मैंने आपको समझाया है कि सभ्यता में क्या क्या चीज़ें जो आपको पढ़नी है ना। वो आपने नोट्स बनाए होंगे और बना लेना आप इस क्लास को, है ना। तकरीबन 1 घंटे की लंबी क्लास होगी, लेकिन आप आराम से बैठ के कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे और आपका ये कमांड में आ जाएगा टॉपिक ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। तो देखिए, जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, हो सकेगा तो दूसरी वीडियो में कवर करेंगे इसके बारे में, है ना। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में एक पॉइंट आता है, सबसे पहले खोज कब हुई? तो 1922 में खोज हुई, सभी ने पढ़ाई है। 1922 में खोज हुई और खोजकर्ता धर्ता कौन थे इसके? आर.डी. बनर्जी। क्या नाम था इनका? आर.डी. बनर्जी। राखल दास बनर्जी व्यक्ति थे, पुरातत्व विभाग के इनके द्वारा खोजा गया। मोहनजोदाड़ो भी कहाँ स्थित है? एक लरकाना नामक जगह पड़ती है। लरकाना नामक जगह कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान में, वहाँ पे स्थित है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल में बताएंगे दूसरी वीडियो में, है ना। तो मोहनजोदाड़ो लरकाना पाकिस्तान में स्थित है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जो रात का मैं सेशन बता रहा हूँ उसमें डिस्कस किया करेंगे, है ना, और जुड़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ। तो लरकाना पाकिस्तान में 1922 में आर.डी. बनर्जी ने खोज करी। लरकाना पाकिस्तान में हो गया। अब देखिए नदी कौन सी बह रही है, वहाँ कौन सी बह रही है? सिंधु नदी। और यहाँ के वहाँ रावी नदी बह रही है और यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी। कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी। इसको क्या बोला गया? मृतकों का टीला बोला गया। मृतकों का टीला बोला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले समाधियों के, युगल समाधियों के और अलग अलग समाधियों के बहुत सारे साक्ष्य मिले, तो मृतकों का टीला इसे नाम दिया गया। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में। भाई एक भाषा सिंधी भी तो होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जाएंगे आप, हमारी 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में, उसमें से 8वीं में जाएंगे तो 22 भाषाएं, और 22 में से एक सिंधी भाषा भी है जो भारत के अलग अलग प्रांतों में बोली जाती है, अलग किसी एक प्रांत में बोली जाती है। ये तो संविधान की बात है, लेकिन ये उस समय की बात है कि मोहनजोदाड़ो में रहने वाले जो निवासी थे वो ये भाषा बोलते थे। अब ये भाषा में इस शहर का मतलब ये था, मृतकों का टीला, ऐसा कहा गया खोजकर्ताओं के द्वारा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया खासियत क्या, सबसे ज़्यादा क्या मिली इस स्थान से? मोहरें। और किसके बारे में उल्लेख मिलता है? पशुपतिनाथ की जो पूजा करते हैं वो उल्लेख यहीं से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदाड़ो को लेकर के। लरकाना 1922, सिंधु नदी, आर.डी. बनर्जी ने खोजा। पशुपतिनाथ के बारे में सबसे ज़्यादा मोहरें। और एक महिला की अभी क्या मिलती है? एक मूर्ति। देखिए एक महिला का क्या मिलता है यहाँ? महिला की नृत्य करती हुई मूर्ति मिलती है, नृत्य करती हुई मूर्ति मिलती है। और मूर्ति काय की मिलती है? कांस्य की। कांस्य मतलब तांबा, तांबा मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर। और कॉपर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है वो बताएं आप हमें, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था हमारा हड़प्पा सभ्यता का। तीसरी क्लास थी, बहुत बेसिक से ये मैंने आपके सामने आपके लिए ली है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जुड़ा रहे करें, आपको 1 घंटे की लगभग क्लास मिला करेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप आए और छोड़ के भागे क्लास को, तो कुछ नहीं मिल पाएगा आपको, और ना आप जवाब दे पाएंगे हमारी कम्युनिटी के या लाइव सेशन में जो क्वेश्चंस लेकर के हम आएंगे आपके लिए, ठीक है। जो भी बात समझ में आ रही है आपके में, तो ये बेसिक क्लास में आपको विशेषताएं मैंने बता दी और एक शहर के बारे में डिस्कस कर दिया, थोड़ा सा मोहनजोदाड़ो के बारे में डिस्कस भी कर दिया है। आगे जो अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक नहीं अगला पार्ट आएगा इसका, उसमें पूरी हड़प्पा सभ्यता खत्म, फिर वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और 16 महाजनपद, मौर्य वंश, इन टॉपिकों को एक के बाद एक पढ़ेंगे। और ये उत्तर प्रदेश भी चल रहा है आपके लिए, उत्तर प्रदेश की एक वीडियो डाल भी दी है हमने, है ना, पढ़ा करके आज जो डाली है वीडियो आपको मिल गई होगी। लखनऊ की डाली है, अवध की डाली है। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और अपने सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्लास को लाइक करके अवश्य आया करें, ऐसे नहीं कि देखने आते हैं आप लाइक कोई नहीं करता, कंजूसी ना करें लाइक करने में, है ना। क्लास को लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव भी दें, ठीक है। तो आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में।